गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सेल वाला जो चैप्टर था हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है एंड द चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। विद दिस चैप्टर वी आर मूविंग ऑन टू द यूनिट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स होंगे अब उनको वन बाय वन डील करेंगे। तो द फर्स्ट चैप्टर इन दैट यूनिट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सा व्यू ले लेते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का मतलब क्या है। ट्रांसपोर्ट का मतलब आप समझते हैं, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी मटेरियल को या किसी भी चीज को शिफ्ट करना। ऑलराइट, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्ट। और जब भी ये ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो यहाँ पर बेसिकली हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जब किसी भी केमिकल सब्सटेंस का शिफ्टिंग होता है या उसको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन ले जाया जाता है, किसी एक सेल से दूसरे सेल को दिया जाता है, तो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो यहाँ पर उसको मदद करते हैं। ऑलराइट, ये सारी चीजों की बात इस पर्टिकुलर चैप्टर में होगी। तो ये जो हमारा यूनिट स्टार्ट हो रहा है, मैं फिर से बता रही हूँ, जो यूनिट हमारा स्टार्ट हो रहा है दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर जो हम डील कर रहे हैं दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ओके, अगर आपको एक ओवरव्यू दिया जाए या जस्ट बताया जाए कि आज की क्लास में क्या क्या डील होने वाला है, तो आज की क्लास में जो चीजें डील होने वाली हैं वो होने वाली हैं कि क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो पहले आपको ये बताया जाएगा कि प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं और आप क्या सीखते हैं। दैट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डील विद। सेकेंड विल बी कि जो हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट, तो पहले हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे। जैसे तुम बचपन में भी पढ़ते थे, आप लोगों ने बचपन में ये पढ़ा होगा कि लोअर क्लासेस में जब आप थे तो आपको सिखाया गया था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपने कार, बस, ट्रेन ये सब सीखा होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ऑल, एयर ट्रांसपोर्ट सब अलग अलग। तो उसी तरीके से प्लांट्स में भी क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या मीन्स होते हैं जिससे ट्रांसपोर्ट होगा, पहले वो सीखा जाएगा एज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर। द नेक्स्ट थिंग विल बी टाइप्स। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दो तरीके के होते हैं, दैट इज पैसिव एंड एक्टिव, उनके बारे में सीखेंगे। पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके लिए बहुत नया नहीं है क्योंकि आपने इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते वक्त भी सुना हुआ है जो कि हमने सेल में पढ़ा था। देन वी आर गोइंग टू हैव पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स, जिसमें 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। वो कौन कौन से होते हैं अभी आपको बताया जाएगा। एंड वन पर्टिकुलर टाइप जो हम डिटेलाइज करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट का, दैट विल बी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का पूरा प्रोसेस हम सीखेंगे। ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है प्लांट फिजियोलॉजी। अब याद रखिए कि प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब है कि जब आप प्लांट्स के केस में उसके सेल के अंदर होने वाली वाइटल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं, उसके अंदर होने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, उनसे कंसर्न जो भी मेथड्स वहाँ चल रहे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, तो दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, इन द सेम वे जूलॉजी में जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, पढ़ ही रहे हैं इनफैक्ट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ऑल, तो वहां पर भी सेम डेफिनेशन है। बट जो वाइटल एक्टिविटीज की आप बात करते हो या जो आप मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करते हो दैट इज कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स। अगर वो सेम एक्टिविटीज आप प्लांट के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो तो दैट थिंग विल बी नोन एज प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है? स्टीफन हेल्स इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी ओवरऑल। और अगर हम बेसिकली इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो दैट विल बी सर जेसी बोस। ओके, तो स्टीफन हेल्स एंड जेसी बोस, इनका नाम आप थोड़ा सा याद रखिएगा बिकॉज दे आर, एक है फादर ऑफ फिजियोलॉजी और एक है फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। क्लियर? अब जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या कौन से मटेरियल्स होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं तो कोई तो ऐसी चीज होगी जिसका ट्रांसपोर्ट आप सीख रहे हैं, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीजें हैं जिनका ट्रांसपोर्ट प्लांट बॉडी के अंदर चलता है।
तो अगर आप प्लांट बॉडी के अंदर या प्लांट सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो वो कौन से सब्सटेंसेस का होता है, या तो वाटर का होगा, या तो मिनरल आयंस का होता है, और या तो फिर वो फूड का होगा। ठीक है, तीन चीजें हैं जिनकी ट्रांसपोर्ट होती है। पहला होता है वाटर। वाटर तो आपको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में काफी अबंडेंट होता है, तो द फर्स्ट थिंग जिसका ट्रांसपोर्ट होगा दैट विल बी वाटर। सेकेंड विल बी मिनरल आयंस, जैसे कि आप जानते हैं कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, व्हाटएवर, ये सारे मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। और तीसरी चीज जिसका ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज फूड। क्लियर? तो ये तीन चीजों का ट्रांसपोर्ट अलग अलग मेथड्स के थ्रू हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इनका ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट थिंग इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जब आप ट्रांसपोर्ट का मेथड देखेंगे तो ब्रॉडली उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरे होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। याद रखिए, पहला विल बी शॉर्ट डिस्टेंस एंड दूसरा विल बी लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है इसका मतलब क्या है, पहले ये जान लीजिए। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जब भी आप किसी एक सेल के विद इन चीजों को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, मतलब एक ही आपका सेल है और उसी सेल के अंदर ही आपको किसी मटेरियल की शिफ्टिंग करनी है। दूसरा, दो सेल्स हैं, आपस में उनको किसी मटेरियल की शिफ्टिंग करनी है, दोनों सेल्स एक ही एरिया पे लोकेटेड थे, एडजेसेंट थे, वहां उनके बीच में शिफ्टिंग हो रही थी। तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी टर्म्ड एज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपको मटेरियल को बहुत दूर तक नहीं ले जाना है। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो दैट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। एक होता है डिफ्यूजन और दूसरे को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। डिफ्यूजन अभी आप सीखेंगे। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब आपने ऑलरेडी सेल चैप्टर के अंदर सीखा हुआ है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं तो कुछ खास नहीं होता है। किसी भी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म मूव करता है या फिर सेल के ही जो उसका लिमिटिंग मेम्ब्रेन है उसी के विद इन इधर उधर फिसलता रहता है या अपनी जगह चेंज करते रहता है। तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। मैंने आपको वहां पर एग्जांपल भी दिया था कि साइटोप्लाज्म के इसी मूवमेंट की वजह से अमीबा या लोअर सेल्स के अंदर शूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड डिफ्यूजन आर द मेथड्स जो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फॉलो करेंगे। डिफ्यूजन से या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब है सपोज यू हैव टू शिफ्ट सम मटेरियल फ्रॉम रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू द टिप ऑफ द प्लांट। ठीक है, आपको प्लांट के स्टेम के एपेक्स पे कोई चीज लेके जानी है रूट्स से ट्रांसफर करके। तो रूट और प्लांट का जो एपेक्स होगा या फिर आप एक ट्री मान लीजिए उसका एपेक्स पार्ट होगा, तो रूट से एपेक्स तक की हाइट काफी ज्यादा होती है। वो वाला जो ट्रांसपोर्ट होगा दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तब होगा जब सेल आसपास हो, सेल के विद इन ही हमें कोई ट्रांसपोर्ट करना हो। और लॉन्ग डिस्टेंस तब होता है जब आपको बहुत लंबे जगह को कवर करके किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रूट ऑफ द ट्री से आपको ले जाना है एपेक्स ऑफ द ट्री तक, तब आपको लगेगा कौन सा ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि इट विल बी टफर इन कंपैरिजन टू शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो क्योंकि ये जरा सा टफ है, कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे जो टिश्यूज आपके यूज होंगे वो भी कॉम्प्लेक्स होंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जब भी आप सीखेंगे तो वहां आपको बेसिकली ट्रांसपोर्ट सीखना है किसकी मदद से, जाइलम की मदद से या तो फ्लोएम की मदद से, जो कि कंपाउंड टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये आपने क्लास 9th में सीखा हुआ है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं दीज आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इनकी मदद से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। जब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट चलेगा तो हमें जाइलम फ्लोएम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो एक सिंपल फिनोमिनन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। क्लियर?
अब जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है चीजों का, जब भी जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू आप किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो दैट थिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। उसको टर्म दिया जाता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांस का मतलब होता है चेंज, लोकेशन का मतलब होता है पोजीशन या एड्रेस। तो जब भी आप किसी मटेरियल की पोजीशन चेंज करेंगे, अब पोजीशन तो चेंज होगी ही जब आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये हो गया एक ओवरव्यू कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट थिंग कि जब भी ट्रांसलोकेशन होता है या आप किसी भी मटेरियल की शिफ्टिंग करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो अगर हम वो शिफ्टिंग पानी की कर रहे हैं, मतलब कि वाटर की कर रहे हैं, तो वो हमेशा एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। नाउ कैन एनीवन प्लीज टेल मी कि वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? पानी की शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ की जाएगी? यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो वाटर का होगा वो कहाँ से कहाँ तक का होगा? आप बता सकते हैं? नहीं, हायर टू लोअर नहीं। यस, पूनम इज करेक्ट, दैट विल बी फ्रॉम रूट टू अदर सेल्स। वेरी गुड पूनम एंड देव, आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। हायर से लोअर तब हम बात करेंगे कुणाल, जब हम मेथड्स देखेंगे। बट फिलहाल अगर आपसे कोई बेसिक सेंस में पूछ रहा है कि पानी के फ्लो का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, तो द आंसर विल बी रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आप जड़ों में पानी डालते हैं और वहां से जो वाटर है उसको दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। कभी आपने ऐसा सुना है कि प्लांट के ऊपर पानी डाल दिया गया हो और वो रूट्स तक पहुंच गया हो? क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने ये चीज सुनी हो कि ऊपर से पानी डाला गया है प्लांट के ऊपर और वो उसकी रूट्स को शिफ्ट किया गया हो? इज इट? आपने कभी नहीं सुना होगा, इनफैक्ट किसी ने भी नहीं सुना होगा, बिकॉज दैट साउंड्स रियली ऑफुल, और ऐसा कभी होता भी नहीं है, ये रूल नहीं है। ठीक है, जब भी आप वाटर करते हैं किसी प्लांट को, तो वाटर गोज टू द रूट्स, वो रूट्स में जाता है और उसके बाद उसको शिफ्ट किया जाता है दूसरे पार्ट्स में। तो दैट इज द ओनली वन डायरेक्शन पॉसिबल फॉर शिफ्टिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसीलिए पानी का जो फ्लो है दैट इज यूनी डायरेक्शनल। यूनी वर्ड का मतलब है सिंगल, डायरेक्शन वर्ड का मतलब होता है दिशा। एक ही दिशा में पानी की शिफ्टिंग होगी। ठीक है, अगली चीज होती है कि जब आप मिनरल्स और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की बात करेंगे या फूड की बात करेंगे, तो उनका जो फ्लो होता है प्लांट बॉडी के अंदर, दैट इज अ मल्टी डायरेक्शनल फ्लो। क्योंकि जो मिनरल आयंस होते हैं या जो फूड होता है प्लांट का या जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं, उनकी जरूरत तो हर एक पार्ट को पड़ती है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि अगर मैं फूड की बात कर रही हूँ, मिनरल्स की बात कर रही हूँ या ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की बात कर रही हूँ, तो ये आपको लीव्स में भी प्रेजेंट मिल सकते हैं, ज्यादातर ये आपको ग्रीन टिश्यूज में प्रेजेंट मिलेंगे। तो अगर ये चीजें ग्रीन टिश्यूज में हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि प्लांट के जो नॉन ग्रीन टिश्यूज हैं या जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं उनको खाने की या मिनरल की जरूरत नहीं है, उनको भी इक्विवेलेंट जरूरत है। तो जब उनको भी इक्वली ये इन चीजों की जरूरत है, तो उनको शिफ्ट करने के लिए हमें हर एक दिशा में जाना पड़ेगा। क्योंकि आपने कोई भी ऐसा ट्री या प्लांट नहीं देखा होगा जिसकी ब्रांचेस सारी एक ही डायरेक्शन में पैरेलल गई हो। दैट इज नॉट पॉसिबल। सारी ब्रांचेस अलग जगह पे जाती हैं। नॉन ग्रीन टिश्यूज जो हैं वो रूट्स भी होते हैं। तो आप ऊपर से नीचे आइए, नीचे से ऊपर जाइए, लैटरली मूव करिए प्लांट बॉडी के अंदर, हर एक डायरेक्शन में मिनरल एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के दो ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में बताया जाए, तो दोज टू ब्रॉड कैटेगरीज आर पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग ऑन इनके डिस्क्रिप्शन पे, मैं आप लोग से पूछूंगी कितने लोगों को याद है व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट? इसका नाम आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने के समय पर सुना था। तो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर? आप में से कितने लोगों को याद है? ओके, तो राया कैन यू प्लीज टेल मी एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट? जिनको भी ये याद है कि हमने पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, प्लीज टेल मी
कि हमने क्या इनके बीच में पढ़ा था, कोई भी एक डिफरेंस आपको बताना है। पार्थ इज टेलिंग ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मोडेस्माटा। नहीं पार्थ, आपको थोड़ा सा अपना कंसेप्ट रिकॉल करने की जरूरत है। कुणाल हैज रिप्लाइड एक्टिव इज एनर्जी कंज्यूमिंग एंड पैसिव इज नॉट। वेरी गुड कुणाल, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, देव ने भी सेम आंसर दिया है, एनर्जी रिलेटेड, एंड पूनम ने भी सेम आंसर दिया। ठीक है, तो देखो राया ने भी वही आंसर दिया है। आप में से सारे लोगों को एक डिफरेंस तो बड़े अच्छे से याद है कि जब भी पैसिव ट्रांसपोर्ट चलता है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी और देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्युलर एनर्जी। बट इफ वी आर टॉकिंग ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट देन देयर इज नेसेसिटी ऑफ एटीपी। वहां पर एटीपी यूज किया जाएगा। देयर विल बी यूसेज ऑफ सेल्युलर एनर्जी। ठीक है, ये तो एटलीस्ट आपको याद है। Now let us have some more differences between these two processes of transport ताकि आपको ये दोनों मेथड क्लियर हो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझाने के पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हम ये दोनों चीजें क्यों पढ़ रहे हैं। हम ये दोनों चीजें इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हैं, आपने सेल का बेसिक चैप्टर पहले सीखा है, तो यू ऑल वेरी वेल नो कि जब भी शिफ्टिंग होगी, ट्रांसपोर्ट होगा, तो उससे हमें क्लियर है कि किसी भी एनिमल बॉडी में या प्लांट बॉडी में जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ सेल। और सेल के अंदर भी अगर आपको चीजों के आने जाने की परमिशन जो मिलती है वो मिलती है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वहां पर ये दोनों तरह के प्रोसेसेस वैलिड होते हैं। तो दैट इज द बेसिक रीजन कि इन दोनों को अच्छे से याद रखना हमें इम्पोर्टेंट है। जब भी हम दूसरे प्रोसेसेस को डील करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो जो प्रोसेस है, जैसे सपोज आज हम डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो डिफ्यूजन है वो कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा, इट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इट विल बी पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो आपको कैटेगराइज करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी प्रोसेस आप पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे या तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेसेस होंगे या तो फिर वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेसेस होंगे। So it is quite important that first you come to know about active and passive transport and then you move to later on details. ठीक है, तो ये आपके डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस आपको पहले भी बताए जा चुके हैं, बट मैं आपके लिए एक बार शॉर्ट में रिकॉल कर देती हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट उस मेथड को कहा जाता है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल या आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाता है। Now what is concentration gradient? Concentration gradient is basically difference in amount of any substance in and out of the cell. आपका मेम्ब्रेन है, उसके अंदर और उसके बाहर अगर किसी भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन या अमाउंट में अंतर होता है, उस अंतर को हम कहते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, सपोज मेम्ब्रेन था, आप देख पा रहे हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर दो मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, बाहर एक ही मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस सेटअप हो गया। एक जगह कंसंट्रेशन हाई है, दूसरी जगह कंसंट्रेशन लो है, दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब भी चीजें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करती हैं, हाई से लो में जाती हैं, तो वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और क्योंकि चीजें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो कर रही हैं, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी सेल्यूलर एनर्जी या एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप इसका ऑपोजिट इमेजिन करेंगे कि जो चीजें हैं वो अब लोअर से हायर जा रही हैं, मतलब लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन में जा रही हैं, उल्टा काम चल रहा है, तो उस प्रोसेस में आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है। तो दैट प्रोसेस जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और वहां आपको बहुत सारी सेल्यूलर एनर्जी यूज होगी। लेटर ऑन अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मेथड्स आपसे पूछे जाएं या एग्जाम्पल पूछा जाए, तो एंडोसाइटोसिस मतलब कि सेल ईटिंग, एक्सोसाइटोसिस मतलब कि सेल वॉमिटिंग, ये सारी चीजें जो होंगी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। अगर आप डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं,
तो ये सब एग्जाम्पल होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। इसके अलावा पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्योंकि चीजें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फेवर में जाती हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि दोनों जगह पर इन एंड आउट ऑफ द सेल कंसंट्रेशन इक्वल या बराबर हो जाती है, तो दैट स्टेज इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इक्विलिब्रियम की जो स्टेज है उसका आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा था ऑलरेडी चीजें उधर ही जाते जा रही हैं, तो जहां पर ज्यादा था वो और ज्यादा होता जा रहा है और जहां कम था वो और कम होता जा रहा है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ, सारे डिफरेंसेस पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी डिफरेंस में, आप अभी बताइए, मैं आपका डाउट अभी क्लियर कर दूंगी। बी फास्ट, जल्दी से इसको रीड करिए। अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के मेथड्स में जा रहे हैं। पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मेथड्स को देखेंगे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में अभी अभी आपने डिफरेंसेस में भी देखा कि हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन, second one is termed as facilitated diffusion, and the third one will be osmosis. These will be 3 methods जो हमें passive transport की कैटेगरी के अंडर पे डील करना है। ओके, तो पहला हम पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने क्लास 9th में भी सीखा होगा, केमिस्ट्री में भी सीखा होगा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा होगा तो भी सीखा होगा, और आपने अभी क्लास 11th में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है तो भी आपने इसका नाम सुना है, ठीक है। तो लेट अस टेक सम क्लास 9th एग्जांपल्स फर्स्ट। जब आपने 9th की किताबें पढ़ी होंगी तो वहां आपको बहुत ही बेसिक और रियलिस्टिक एग्जांपल्स दिए जाते थे, एज इन कि आपका घर का जो टेम्पल होता है या आपका जो पूजा घर होता है, वहां से सपोज आपने कोई इंसेंस स्टिक को लाइट अप किया है, तो वो जो इंसेंस स्टिक होती है उसकी जो एरोमा होती है, उसका जो स्मेल होता है, वो आप तक कैसे पहुंचता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल देती है कि सपोज योर ममा इज कुकिंग फूड इन द किचन, और वहां से वो खाने की जो खुशबू है, सपोज आपकी कोई फेवरेट डिश है, वो खुशबू आप तक पहुंच रही है दूसरे किसी कमरे में बैठे होने पर भी, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर किसी ने काफी अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है, डिओड्रेंट लगाया हुआ है, उसकी फ्रेग्रेंस आप तक जा रही है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो दोज वर सम ऑफ द रियलिस्टिक एंड सिंपल एग्जांपल्स जो आप डे टू डे लाइफ में डिफ्यूजन का देखते हो। तो डिफ्यूजन इज एक्चुअली अ प्रोसेस जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल, एटम या आयन ये मूव करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। से सपोज, फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ आपके लिए। सपोज यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि ये एक मेम्ब्रेन है, या फिर हमने एक डिवीजन बना लिया है। सपोज यहाँ पर आप पार्ट ए मान लीजिए और यहाँ पर आप पार्ट बी रीजन मान लीजिए। तो यहाँ पर सपोज आपने कोई गैस फिल की हुई है, से सपोज वी हैव गैस CO2, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास CO2 ही है, कोई डिफरेंट गैस नहीं है, वहां पर भी आपके पास CO2 है। बट हियर वी वर हैविंग कि यहाँ सपोज हमने मान लिया, सपोज इट इज ओनली एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू ऑल। वैसे तो गैसेस का प्रेशर मेजर किया जाता है, बट मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ। यहाँ पे सपोज आप देख पा रहे हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं, 5 हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। तो अब सब लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का, वो किधर से किधर होगा मूवमेंट। डिफ्यूजन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कहाँ से कहाँ होगा मूवमेंट। मूवमेंट विल बी फ्रॉम A to B। वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड कुणाल, रया, इनफैक्ट आप सभी समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था कि यहाँ पर जो मूवमेंट होगा दैट विल बी फ्रॉम A to B, क्योंकि जो आपका हायर कंसंट्रेशन रीजन था वो पार्ट A था और जो लोअर कंसंट्रेशन रीजन था वो पार्ट B था। तो मूवमेंट हुआ फ्रॉम A to B।
दैट इज ओनली कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब एक बेसिक सी चीज याद रखिए कि आपके पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आप कॉमनली जानते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब भी हम डिफ्यूजन के प्रोसेस को देखते हैं इन स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर, तो जब भी गैसेस की बात होगी तो वहां पर डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है। इन गैसेस द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम। अगर आप लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज लिक्विड डिफ्यूजन, जिसको हम जानते हैं ऑस्मोसिस के नाम से, ठीक है। Although diffusion process in case of liquids will be a little bit slower as compared to gases, but that is a special type of diffusion जिसको हम कहते हैं osmosis. When we talk of solids, तो जब आप solids में देखेंगे तो उनका जो diffusion होता है, किसी किसी किताब में लिखा होता है कि सॉलिड्स में डिफ्यूजन एब्सेंट है, बट दैट इज रॉन्ग। वहां डिफ्यूजन है, लेकिन वो इतना स्लो होता है कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दैट इज वेरी 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 स्लो, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हुआ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बीच में। अगली बात ये है कि जब भी डिफ्यूजन चलता है तो आपने क्या देखा पहले कि एक तरफ कंसंट्रेशन हायर है, दूसरी तरफ कंसंट्रेशन लोअर है। तो जब डिफ्यूजन होगा, मॉलिक्यूल ज्यादा से कम में मूव ऑन करते जाएंगे, तो ये कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी एंड अ स्टेट विल कम कि ये दोनों ही रीजन इक्वल कंसंट्रेशन वाले हो जाएंगे, एंड दैट पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट। बट दिस इक्विलिब्रियम स्टेट इज डायनामिक, ठीक है। डायनामिक का मतलब होता है ये परमानेंट नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम के स्टेट में भी डिफ्यूजन धीरे धीरे चलता रहता है और वो डिस्टर्ब होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, चेंज होने के चांस होते हैं। तो दैट इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब यहाँ पर दोनों ही तरफ से जब इक्विलिब्रियम आ जाती है तो आप ए से बी में मॉलिक्यूल को भेजिए या बी से ए में मॉलिक्यूल को भेजिए, इन दोनों की जो नेट मूवमेंट होती है दैट विल बी इक्वल इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। मतलब जितने मॉलिक्यूल ए से बी में जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल बी से ए में भी आएंगे, क्योंकि किसी तरफ कंसंट्रेशन ना तो कम है ना ही किसी तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? ये बात सबको समझ में आई? थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ये स्टेटमेंट, बट डिड यू ऑल गेट इट? आपको ये क्लियर हुआ कि दोनों तरफ जो नेट मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का दैट विल बी इक्वल। इसके अलावा अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जब तक मुझे इस बात का आंसर नहीं मिलेगा आप लोग की साइड से, तब तक इस पॉइंट को डिस्क्राइब नहीं करेंगे। सो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? द एनर्जी possessed by a body by the virtue of its motion. वेरी गुड पूनम एंड देव, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को अगर आप शॉर्ट में डिफाइन करेंगे या शॉर्ट में बताएंगे, यस राया, वेरी गुड, करेक्टली यू ऑल हैव आंसर्ड। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी जो किसी भी बॉडी के अंदर होती है व्हेन द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। मतलब आप कह सकते हैं एनर्जी एट मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। जब भी हम मूव कर रहे हैं तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और अगर कोई पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं या जो आयंस हैं दे आर मूविंग, दे आर शोइंग मूवमेंट, तो उनके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबको ये बराबर से दी जाती है। क्लियर? और ये काइनेटिक एनर्जी जो भी मॉलिक्यूल्स की है इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसको घटाया भी जा सकता है। बट अगर नेचुरली इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम। सबके लिए इक्वली इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज कि डिफ्यूजन का रेट। डिफ्यूजन का रेट का मतलब है डिफ्यूजन के प्रोसेस के चलने की स्पीड, ठीक है।
रेट ऑफ डिफ्यूजन स्टैंड्स फॉर, अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में कहूँ तो दैट विल बी द स्पीड ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कितनी स्पीड से ये चलता है। तो मैंने आपको ये पहले ही क्लियर किया कि इट इज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ गैसेस, it will be moderate in case of liquids and it will be slowest in case of solids। तो ये एक आपको याद रखना है ट्रेंड कि डिफ्यूजन जो है वो सबसे ज्यादा और सबसे फास्ट होता है गैसेस में, मॉडरेटली टेक प्लेस करेगा लिक्विड्स में और स्लोएस्ट होता है इन केस ऑफ सॉलिड्स। अगला, अगर आपको डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स देखना है किसी भी एक सब्सटेंस से किसी दूसरे सब्सटेंस में, ठीक है, या फिर आप सपोज डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं किसी मिक्सचर के लिए, कोई मिक्सचर है आपके पास दो चीजों का, जैसे आपके पास दो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और आपके पास ऑक्सीजन है, ये दोनों एक ही जगह पर प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल जिस स्पीड से भाग रहे हैं या जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं वही सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन के लिए भी होगा, ठीक है, दोनों का डिफ्यूजन बराबर होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि दोनों गैसेस अपने अपने हिसाब से काम करेंगी, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो दैट इज द पॉइंट कि जब भी आप दो चीजों का डिफ्यूजन एक साथ देखते हैं तो उनका डिफ्यूजन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है until and unless both the components are not reacting। अगर वो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, थोड़ी केमिस्ट्री यहाँ पर ले आओ, अगर वो दोनों कंपोनेंट्स रिएक्ट कर जाएंगे तो उससे एक नया कंपाउंड बन जाएगा, और जब कंपाउंड बन जाएगा तो फिर उन दोनों पहले वाले कंपाउंड्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा क्योंकि दोनों को जोड़ के कुछ नया बन गया। बट अगर वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग हैं सिस्टम के अंदर, तब क्या होगा, उन दोनों का अपना अपना डिफ्यूजन होता है और ऐसे डिफ्यूजन को हम इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई कंटेनर है जिसके अंदर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक साथ है, तो उस कंडीशन में हर एक गैस का जो प्रेशर होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि गैसेस का जो लिया जाता है मेजरमेंट के लिए वो चीज होती है उनका प्रेशर। तो अगर दो गैसेस हैं, दोनों का अपना अपना आधा आधा प्रेशर होगा, तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। तो जब आप गैसेस का डिफ्यूजन देखते हैं तो उसका जजमेंट कैसे किया जाएगा, उसका जजमेंट किया जाएगा बाय मेजरिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ द पर्टिकुलर गैस, ठीक है। अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के डिफ्यूजन की बात कर रहे हो तो वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉलो होता है, जैसा कि आपको पता ही है। जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है जहां चार्ज नहीं प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, तो वहां पे ज्यादा से कम में चीजें जाएंगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉलो होता है। अगर आप आयंस की बात कर रहे हैं तो जब आयंस की बात की जाती है तो वहां पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट देखना पड़ता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है, क्योंकि जो आयन बनेंगे वो किसी केमिकल के ही होंगे, से सपोज NaCl आपने लिया तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आ गया तो आपके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज भी आ गया, और NaCl जो आपका कंपाउंड है दैट इज अ केमिकल कंपाउंड, तो वहां दोनों टर्म एक्टिव हो गए। एक तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी होगा, चार्ज का ग्रेडियंट कि कहीं पर पॉजिटिव ज्यादा है कहीं पर नेगेटिव ज्यादा है। दूसरा ग्रेडियंट आपके पास केमिकल ग्रेडियंट होगा, क्योंकि कहीं पर पॉजिटिव मॉलिक्यूल ज्यादा है कहीं पर नेगेटिव मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो अगर इन दोनों को कंबाइनली आपको कहना है तो द टर्म विल बी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। यहाँ तक की बातें सबको समझ में आई हैं? अगर कोई भी डाउट है तो आप अभी के अभी पूछ लीजिए, डाउट सेशन का वेट मत करिए, तब तक कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। तो अगर अभी कोई भी इस पॉइंट को समझने में आपको प्रॉब्लम आई है कि ये ग्रेडियंट क्या है, कैसे सेटअप हुआ, तो आप अभी पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल प्रोसीड। अगली बात जो आपको जाननी है वो है डिफ्यूजन प्रेशर, बट बिफोर दैट, ओके, यू ऑल वांट मी टू रिपीट दिस वन, फाइन। देखिए, अगर आपने लिया है कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास चार्जेस हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे कंपाउंड ले लिया जिसको हम कहते हैं NaCl, ठीक है।
NaCl कंपाउंड यहाँ पे लिया गया है, और ये जो NaCl कंपाउंड है आपको भी पता है कि Na के पास प्लस चार्ज होता है, Cl के पास माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो आपने इसको एक कंटेनर में फिल कर लिया, से सपोज एक तरफ आपने यहाँ पर NaCl रखा और यहाँ पर भी NaCl रखा, बट आपने दोनों तरफ नमक ज्यादा या कम डाला है। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ आपने सपोज 1 टेबल स्पून सॉल्ट रखा है और यहाँ पे आपके पास 2 टेबल स्पून सॉल्ट है। इतनी बात समझ में आई है? एक जगह आपके पास 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, दूसरी जगह आपके पास 2 टेबल स्पून सॉल्ट है। तो अब आप मुझे बताइए कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन किस तरफ ज्यादा होगी? उनका नंबर ऑफ आयन्स किस तरफ ज्यादा होगा? किस तरफ ज्यादा होगा? ऑब्वियसली कंडीशन नंबर 2 में, जहां आपने 2 टेबल स्पून नमक लिया हुआ है। बट ऑब्वियसली बात है, तो आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा होगा, जबकि अगर मैं फर्स्ट कंडीशन देखूं तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कम होंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ बात? अब अगर आपने ये डिफरेंस देख ही लिया है कि एक तरफ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी तरफ आयंस की कंसंट्रेशन कम है, तो इसी ग्रेडियंट को, जो कि आयन की कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। समझ में आया? और क्योंकि ये जो NaCl कंपाउंड है दैट इज केमिकल, वो एक केमिकल है, तो अगर वो केमिकल भी है साथ में आयंस भी बना रहा है, तो यहाँ 2 तरह का ग्रेडियंट सेटअप हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जिसको आप कलेक्टिवली बोलोगे। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ आप देखिए NaCl की अमाउंट में भी अंतर था, मतलब जो केमिकल है उसकी क्वांटिटी में भी डिफरेंस था, और उससे बनने वाले जो आयन थे, इलेक्ट्रिकल आयन चार्ज जिनके पास था, उसकी अमाउंट में भी डिफरेंस था। तो अगर इन दोनों डिफरेंसेस को मैं एक साथ बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब समझ में आ गया है सबको? फाइन। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू बिफोर प्रोसीडिंग, आप लोग सेम मीटिंग आईडी के साथ रिज्वाइन करिए विद इन 5 to 8 मिनट्स। 5 से 8 मिनट में सेम मीटिंग रिज्वाइन करिए।